मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। मित्रों, अब तक मैं उपन्यास माँ के भाग 39वें तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 40 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दूसरे दिन माँ कफन दफन का इंतजाम करती रही। शाम को जब वह सोफिया और निकोलाई के साथ बैठी चाय पी रही थी, उसी समय सासा आई। उस समय उसमें एक विचित्र चंचलता थी और वह बहुत बातें कर रही थी। उसके गालों पर हर्ष की लाली थी, उसकी आंखें उल्लास से चमक रही थीं और ऐसा प्रतीत होता था कि उसके हृदय में कोई उल्लासित आशा हिलोरें ले रही है। उसका व्यवहार बिल्कुल असंगत था। उसका इस तरह का बर्ताव उन्हें बुरा मालूम हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अंधेरे में सहसा आग भड़क उठी हो। निकोलाई विचारमग्न होकर मेज पर तबला बजा रहा था। सासा, बात क्या है? आज तुम कुछ बदली हुई नजर आ रही हो, उसने कहा। हूँ? सच में? मुमकिन है, उसने बहुत खुश होकर धीरे से हंसकर कहा। माँ ने चुपचाप उसे भर्त्सना भरी दृष्टि से देखा। हम लोग एगोर इवानोविच की बातें कर रहे थे, सोफिया ने बात का क्रम फिर पकड़ते हुए कहा। कितना अच्छा आदमी था, सासा ने कहा। मैंने उसे हमेशा मुस्कुराता हुआ और हंसी मजाक करता हुआ ही पाया। और कितना काम करता था वह क्रांति का कलाकार था और क्रांतिकारी ढंग से सोचने में निपुण था। हिंसा, झूठ और अन्याय का चित्रण वह हमेशा कितने सीधे साधे और जोरदार शब्दों में करता था। वह बहुत शांत स्वर में बोल रही थी और कुछ सोचकर मुस्कुराती जा रही थी, पर इस मुस्कुराहट के आड़ में भी हर्षातिरेक की वह ज्वाला छुपा न सकी, जिसे देख तो सभी रहे थे पर जिसका कारण किसी की समझ में नहीं आ रहा था। वे नहीं चाहते थे कि सासा का उल्लास उनकी उदासी की जगह ले ले और उसे भी अपने ही तरह उदास बनाने का प्रयत्न करके वे बिना जानते हुए ही अपने व्यथित होने के अधिकार की रक्षा कर रहे थे। और अब वह मर गया। सोफिया ने बहुत अर्थपूर्ण दृष्टि से सासा की तरफ देखकर कहा। सासा ने जल्दी से उन सब पर एक प्रश्न सूचक दृष्टि डाली और उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। वह सिर झुकाकर चुप हो गई और धीरे धीरे अपने बालों की चिमिटियां ठीक करने लगी। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उसने सहसा नजरें ऊपर उठाकर देखा। वह मर गया? क्या मतलब इसका कि मर गया? मरना क्या होता है? क्या एगोर के लिए मेरी इज्जत या एक साथी की हैसियत से उसके लिए मेरा प्यार या उसके विचारों के बारे में मेरी समझबूझ मर गई? उसने मेरे हृदय में जो भावनाएं जागृत की थी, क्या वे मर गईं? या मैंने यह समझना छोड़ दिया कि वह एक ईमानदार और बहादुर आदमी था? क्या यह सब कुछ मर गया? मेरे लिए यह सब कुछ कभी मर नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यह कहने में बड़ी उतावली से काम लेते हैं कि फला मर गया, उसके होठ बेजान हो गए, लेकिन उसके शब्द जिंदा लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अपने भावावेश में वह फिर मेज के पास आकर बैठ गई और मेज पर कोहनियाँ टिकाकर डबडबाई हुई आंखों से अपने साथियों की तरफ देखकर मुस्कुराई और विचारमग्न होकर अधिक शांत स्वर में बोली। मुमकिन है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वह आपको बेवकूफ़ी की बातें मालूम हो रही हों, लेकिन मैं यकीन करती हूँ कि ईमानदार लोग अमर होते हैं। मैं समझती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे यह शानदार जीवन बिताने का सुख दिया है वे अमर हैं। ऐसा जीवन जो अपनी आश्चर्यजनक जटिलता से, अपने विभिन्न रूपों के वैविध्य से और उन विचारों के विकास से जो मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, मुझे रोमांचित कर देता है। शायद हम लोग अपनी भावनाओं को बहुत संभाल कर रखते हैं,
हम लोग अपने विचारों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए हमारा व्यक्तित्व पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता। हम चीज़ों को अनुभव करने के बजाय उनकी मीमांसा करने लगते हैं। आज क्या कोई बहुत खुशी की बात हुई है तुम्हारे लिए? सोफिया ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, सासा ने उत्तर दिया। बहुत ही खुशी की बात मालूम होती है। मुझे तो बहुत ही खुशी की बात मालूम होती है। मैं सारी रात यशोचिको से बातें करती रही। मुझे पहले वह कभी अच्छा नहीं लगता था। मैं उसे बहुत उजड़ और जाहिल समझती थी, और वह था भी। उसके दिल में हर आदमी के लिए एक घिनौनी नफरत थी। वह हमेशा हर बात में अपने आप को सबसे ज़्यादा महत्व देता था और बड़े भोंडे और ओछे ढंग से कहता रहता था, मैं। उसमें एक अजीब भयानक किस्म की तंग नजरी थी। सासा ने मुस्कुराकर चमकती हुई आंखों से देखा। लेकिन अब वह कहता है कामरेड, और आप सुनिए कि वह यह शब्द किस तरह कहता है। कुछ शर्मा कर इतने प्यार से कहता है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब वह बहुत सीधा हो गया है, उसमें लगन पैदा हो गई है और वह काम करने के लिए बेताब है। उसने अपने आप को पहचान लिया है, अपनी खूबियों और खराबियों को वह जानता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसमें भाईचारे की एक सच्ची भावना पैदा हो गई है। सासा की बातें सुनकर माँ को बड़ी खुशी हुई। कितनी कठोर लड़की भी ऐसी कोमल और हंसमुख बन सकती है। लेकिन इसके साथ ही दिल में वह जलकर सोचती रही, आखिर पावेल का क्या हुआ? वह अब सिर्फ अपने साथियों के बारे में सोचता है। सासा कहती रही, और जानते हैं आप लोग, उसने मुझे किस बात का यकीन दिलाने की कोशिश की कि हमें उन लोगों को भगाने का कुछ इंतजाम करना चाहिए। वह कह रहा था कि यह काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। सोफिया ने सिर उठाकर देखा और उत्सुकता से कहा, सासा बात तो पते की कहती है, तुम्हारा क्या ख्याल है? माँ के हाथ में चाय की प्याली कांप गई। सासा भवें सिकोड़कर अपनी उत्सुकता को छुपाने का प्रयत्न करने लगी। अगर वह सच कहता है तो हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम कोशिश करें। उसने एक क्षण के लिए रुककर बड़े हर्ष से मुस्कुराते हुए कहा। सहसा वह शर्मा गई और बिना कुछ कहे बैठ गई। मेरी बच्ची बेचारी, माँ ने सोचा और मुस्कुरा दी। सोफिया भी मुस्कुरा दी और निकोलाई सासा की तरफ कनखियों से देखकर खिसिया कर हंसने लगा। लड़की ने सिर उठाकर सबको कठोर दृष्टि से देखा। उसका रंग पीला पड़ गया था, उसकी आंखें लाल थीं और उसके स्वर में रूखापन था, और ऐसा मालूम होता था कि वह बुरा मान गई है। मैं जानती हूं कि आप लोग क्यों हंस रहे हैं, उसने कहा। आप समझते हैं कि मैं अपने किसी निजी स्वार्थ से ऐसा करने को कह रही हूं। ऐसा क्यों सोचती हो सासा? सोफिया ने भी चालाकी से पूछा और उठकर उसके पास चली गई। माँ भी समझ गई कि सासा बुरा मान गई है। सोफिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने एक आह भरी और क्रोध से सोफिया की तरफ देखा। अगर ऐसा है तो मेरा इसमें कोई मतलब नहीं, सासा ने बिगड़ कर कहा। मैं इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं डालूंगी। जब आप लोग यही समझते हैं कि बस बस जाने दो सासा, निकोलाई ने धीरे से कहा। माँ उसके पास जाकर उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। सासा ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपना तमतमाया हुआ चेहरा ऊपर उठाया। माँ ने मुस्कुराकर आह भरी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सोफिया सासा के बगल में कुर्सी पर बैठ गई और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। तुम भी अजीब चीज हो, उसने रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ सासा की आंखों में आंखें डालकर कहा। शायद मैंने ही बेवकूफ़ी की बात कही, मगर तुम्हारे दिल में यह बात आई कैसे? सोफिया ने कहा। लेकिन निकोलाई ने बहुत ही खरी खरी बात कह दी। अगर मुमकिन हो तो हमें उन्हें भगाने का इंतजाम जरूर करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो यह हमें मालूम करना चाहिए कि जेल में हमारे जो साथी हैं वे इसके लिए राजी भी हैं या नहीं। सासा ने अपना सिर झुका लिया। सोफिया ने सिगरेट जलाई और अपने भाई की तरफ कनखियों से देखकर माचिस की सलाई कोने में फेंक दी। उन्हें क्या ऐतराज हो सकता है, माँ ने आह भर कर कहा।
लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। माँ इसके लिए बहुत उत्सुक थी कि लोग उसे यकीन दिला दें कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं दिलाया। मुझे यशस्को से मिलना पड़ेगा, सोफिया ने कहा। कल मैं तुम्हें बता दूंगी कि कब और कहाँ तुम उससे मिल सकोगी, सासा ने कहा। उसका अब क्या करने का इरादा है? सोफिया ने कमरे में टहलते हुए पूछा। नए छापे खाने में उसे टाई बिठाने का काम पर लगाया जाएगा। उस वक्त तक वह जंगल के रखवाले के साथ रहेगा। सासा की त्योरियों पर बल पड़े हुए थे और उसके चेहरे पर फिर हमेशा जैसी गंभीरता आ गई थी। वह बड़ी रुखाई से बोल रही थी। परसों जब तुम पावेल से मिलने जाओगी तो पावेल को एक रुक्का दे देना, निकोलाई ने माँ के पास जाकर कहा। माँ चाय की प्यालियाँ धो रही थी। बात यह है कि हमें यह मालूम करना है कि। मैं समझ गए, माँ ने जल्दी से उसे आश्वस्त करते हुए कहा। मैं उसे पर्चा दे दूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, सासा ने जल्दी से चुपचाप उससे हाथ मिलाकर कहा और बाहर चली गई। वह इस समय भी तनकर चल रही थी और उसके कदमों में एक असाधारण दृढ़ता थी। सासा के चले जाने के बाद सोफिया माँ के कंधों पर हाथ रखकर उसे कुर्सी पर झुलाती रही। निलोना, अगर तुमको ऐसी बेटी होती तो क्या तुम उसे प्यार करती? उसने पूछा। काश मैं उन दोनों को बस एक दिन के लिए ही एक साथ देख सकती, माँ ने बड़ी हसरत से कहा। उसका गला रूंध गया। हाँ, थोड़ी सी खुशी से तो किसी का नुकसान नहीं होता, निकोलाई ने बड़ी नरमी से कहा। लेकिन थोड़े से संतोष किसे होता है? और जब कोई चीज़ बहुत हो जाती है तो उसकी कदर नहीं रह जाती। सोफिया जाकर पियानो पर बैठ गई और उसने एक उदास धुन छेड़ दी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 40 का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 41वें का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। दूसरे दिन सवेरे ही लगभग 30-40 आदमी अस्पताल के फाटक पर खड़े हुए अपने साथी की अर्थी निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें कुछ जासूस भी थे जो उनकी बातें सुन रहे थे और उनके चेहरे, उनका बात करने का ढंग और उनकी बातें अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठाते जा रहे थे। सड़क के पास कुछ पुलिस वाले कमर पर पिस्तौल लगाए हुए तैनात थे। जासूसों की इस बेहाई पर और किसी भी समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने को तैयार पुलिस वालों की व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट पर जन समुदाय को क्रोध आ रहा था। कुछ लोग अपने क्रोध को मजाक में टालने का प्रयत्न कर रहे थे। कुछ लोग बहुत गंभीर मुद्रा बनाकर अपनी नज़रें झुकाए हुए थे कि वे उनके इस अपमानजनक व्यवहार को देखे ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पा रहे थे और इसलिए हाकिमों पर फब्तियाँ कस रहे थे कि उन्हें निहत्थी जनता से, जिसके पास अपनी जबान के अलावा कोई दूसरा हथियार नहीं होता, कितना डर लगता है। ऊपर शरद ऋतु का निर्मल आकाश नीचे पतझड़ की पीली पत्तियों से पटी हुई सड़कों को देख रहा था। हवा के झोंके इन पत्तियों को राहगीरों के कदमों के पास इधर उधर उड़ा रहे थे। माँ भीड़ के बीच में खड़ी थी। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम, और मजदूर तो शायद कोई भी नहीं है। वह उन परिचित सूरतों को देखकर दुखी होकर सोचने लगी। फाटक खुला और कुछ लोग ताबूत लेकर बाहर निकले, जिसका ढक्कन लाल फीतों में बंधे हुए हारों से सजा हुआ था। प्रतीक्षा करने वालों ने फौरन अपनी टोपियां उतार लीं और ऐसा मालूम हुआ कि जैसे काली काली चिड़ियों का एक झुंड सहसा उड़ गया हो। एक लंबे कद का पुलिस अफसर, जिसके लाल चेहरे पर काली काली घनी मूछें थीं, लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ जल्दी से भीड़ में घुसा और उसके पीछे पीछे सिपाही अपने फौजी बूटों को जोर की आवाज़ के साथ पटकते हुए लोगों को ठेलते हुए आगे बढ़े। ये फीते हटा दो, अफसर ने अपनी फटी हुई आवाज़ में आज्ञा दी। मर्द और औरतें उसे घेरे खड़े थे और हाथ हिला हिलाकर एक दूसरे को ठेलते हुए
उत्तेजित स्वर में बातें कर रहे थे। माँ की आंखों के आगे लोगों के पीले उत्तेजित चेहरे नाच रहे थे, लोगों के होठ कांप रहे थे। एक औरत के गालों पर आंसू लुढ़क रहे थे। हिंसा का नाश हो, किसी नौजवान ने चिल्लाकर कहा, पर उसकी आवाज शीघ्र ही बहस के शोर में डूब गई। माँ के हृदय में जैसे किसी ने डंक मार दिया हो। उसने पास ही खड़े हुए एक नौजवान को, जो बुरे कपड़े पहने था, संबोधित करके क्रोध से कहा, वे हमें अपनी मर्जी का अंत्येष्टि संस्कार भी नहीं करने देते। कितनी शर्म की बात है। लोगों की उत्तेजना बढ़ती गई। लोगों के सिरों के ऊपर ताबूत का ढक्कन डगमगा रहा था। लाल फीते हवा में लहरा रहे थे और नीचे लोगों के सिरों और चेहरों को छू रहे थे। सूखे रेशम की ससराहट सुनाई दे रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो रेशम के फीते स्वयं घबरा रहे हों। माँ को भय हुआ कि कहीं टक्कर न हो जाए, और वह दाएं बाएं खड़े हुए लोगों को संबोधित करके जल्दी जल्दी बुदबुदाती रही, अगर ये लोग यही चाहते हैं तो भाड़ में जाएं। फीते दे दो इन्हें, हम ही लोग सब्र कर लें। किसी की ऊंची तेज आवाज इस शोरगुल को चिरती हुई सुनाई दी। हम मांग करते हैं कि हमें अपने साथी की कब्र तक उसके साथ जाने का हक दिया जाए, उस साथी की कब्र तक जिसे तुम लोगों ने सता सता कर मार डाला। किसी ने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया, बलिदान तुम्हारा उच्च महान, फीते उतार लो याकोलबे, काट दो फीते। एक तलवार साय से चली। माँ ने आंखें बंद कर ली। वह सोच रही थी कि लोगों में खलबली मच जाएगी, लेकिन लोग सिर्फ घिरे हुए भेड़ियों की तरह दांत निकालकर बुदबुदाते रहे। चुपचाप सिर झुकाए वे आगे बढ़ते गए और उनके घिसड़ते हुए कदमों की आवाज हवा में गूंजने लगी। लोगों के सिरों के ऊपर ताबूत का ढक्कन और उस पर फूलों के कुचले हुए हार हवा में लहरा रहे थे, और उनकी बगल में घुड़सवार सिपाही अड़ते हुए चल रहे थे। माँ सड़क के किनारे पटरी पर चल रही थी, इसलिए उसे ताबूत दिखाई नहीं दे रहा था। देखते देखते जनाजे के चारों ओर भीड़ बढ़ गई थी और पूरी सड़क खचाखच भर गई थी। घुड़सवार पुलिस वालों की भूरी आकृतियां पीछे रह गई थीं, और जुलूस के दोनों ओर पुलिस वाले अपनी तलवारों के दस्तों पर हाथ रखे चल रहे थे। हर तरफ माँ को जासूसों की चिरपरिचित आंखें दिखाई दे रही थीं, जो लोगों के चेहरों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। दो आदमियों ने शोक में डूबे हुए स्वर में गाना शुरू किया, विदा साथी विदा। गाने की कोई जरूरत नहीं, किसी ने चिल्लाकर कहा, हम लोग खामोशी से जुलूस में चलें। इस आवाज में बड़ा रोब था। शोक में डूबा हुआ गीत बंद हो गया। लोगों की बातचीत भी धीमी पड़ गई। सड़क के पत्थरों पर बस लोगों के बेजान कदमों की सपाट आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज लोगों के सिरों के ऊपर उड़ती हुई निर्मल आकाश में गूंजने लगी, और वातावरण जैसे दूर से आती हुई तूफान की पहली गरज से कांप गया। प्रतिक्षण तेज होती हुई ठंडी हवा गर्द और शहर की सड़कों का तमाम कूड़ा उठाकर लोगों पर झोंक रही थी। हवा के झोंकों में उनके बाल और कपड़े उड़ रहे थे। उनके लिए आंखें खोलना भी नामुमकिन हो गया था। हवा के थपेड़े उनके पांवों से लिपटे जा रहे थे। यह खामोश जनाजा, जिसके साथ न पादरी थे और न शोक के मर्मस्पर्शी गीत ही, ये विचारमग्न चेहरे और बढ़ी हुई त्योरियां, इन सबको देखकर माँ का हृदय भयभीत हो उठा। उसके दिमाग में कुछ विचार धीरे धीरे चक्कर काट रहे थे, और वह उन्हें उदास शब्दों में व्यक्त कर रही थी। बहुत थोड़े हैं आप, सच्चाई के लिए लड़ने वाले आप बहुत थोड़े हैं। वह सिर झुकाए चली जा रही थी, और उसे ऐसा लग रहा था कि वे यगोर को नहीं, बल्कि किसी और चीज को दफन करने जा रहे हैं। किसी ऐसी चीज को जो उसे बहुत प्यारी थी और उसके लिए बहुत जरूरी थी। उसने अपने मन में एकाकीपन का दुख अनुभव किया। उसके हृदय में इन लोगों के प्रति जो यगोर को दफन करने जा रहे थे,
विरोध की एक घुटी हुई भयानक भावना उत्पन्न हुई। येगोर ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था। माँ ने सोचा, और ये लोग भी कोई ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। वह इस बात के बारे में और ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने आह भर कर यह भारी बोझ अपने सीने पर से उतार देने का प्रयत्न किया। हे भगवान, हे ईसा मसीह, क्या यह हो सकता है कि मैं भी इन लोगों की तरह। वे लोग कब्रिस्तान में पहुंचे और कुछ देर तक कब्रों के बीच के पतले पतले रास्तों में घूमते हुए एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां चारों तरफ नीची नीची सफ़ेद सलीबें लगी हुई थी। चुपचाप वे एक नई खुदी हुई कब्र के चारों तरफ भीड़ लगाकर खड़े हो गए। कब्रों के बीच जीवित लोगों का यह गंभीर मौन किसी भयानक घटना की चेतावनी दे रहा था, जिसके कारण माँ के हृदय का स्पंदन रुक गया। सलीबों के बीच से हवा गरजती और सीटी बजाती हुई गुजर रही थी, और ताबूत के ढक्कन पर कुचले हुए फूलों से अटखेलियां कर रही थी। पुलिस वाले अपने अफसर पर नजरें जमाकर अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। एक लंबा सा नौजवान, जिसका चेहरा पीला, भौवें घनी और बाल लंबे थे, कब्र के सिरे पर आकर खड़ा हो गया। सुनिए, पुलिस अफसर ने भर्राई हुई आवाज में चिल्लाकर कहा। साथियों, नौजवान ने ऊंची आवाज में कहना शुरू किया। जरा रुकिए, अफसर ने चिल्लाकर कहा। मैं साफ कह देता हूं कि यहां भाषण देने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं सिर्फ कुछ शब्द कहूंगा, नौजवान ने शांत स्वर में उत्तर दिया। साथियों, आइए हम अपने दोस्त और गुरु की कब्र पर कसम खाएं कि उसने हमें जो कुछ सिखाया है उसे कभी नहीं भूलेंगे, और हम में से हर एक उम्र भर उस ताकत की कब्र खोदता रहेगा जो हमारी मातृभूमि की सारी मुसीबतों की जड़ है। वह पापी जालिम शक्ति है, जार की निरंकुशता। गिरफ्तार कर लो इसे, अफसर ने चिल्लाकर कहा, पर उसकी आवाज़ बहुत सी आवाज़ों के शोर में डूब गई। जार शाही मुर्दाबाद। पुलिस वाले भीड़ को चिढ़ते हुए वक्ता की ओर बढ़े। उसके साथी उसके बचाव के लिए उसके चारों ओर सटकर खड़े थे। आज़ादी जिंदाबाद, उसने हाथ हिलाकर नारा लगाया। माँ धक्का खाकर एक तरफ को हट गई। भयभीत होकर वह एक सलीब का सहारा लेकर खड़ी हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह सोच रही थी कि किसी भी क्षण उस पर वार होगा। कोलाहल से उसके कान फटे जा रहे थे। उसके पांव तले जमीन खिसकी जा रही थी। तेज हवा और भय के कारण वह सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। पुलिस वालों की सीटियां खतरे की चेतावनी दे रही थीं। अफसर कर्कश स्वर में आज्ञाएं दे रहे थे। औरतें जोर से चिल्ला रही थीं। चहारदीवारी की लकड़ियां चरमरा रही थीं और सूखी मिट्टी पर भारी बूटों की धमक सुनाई दे रही थी। यह सब कुछ इतनी देर तक होता रहा कि माँ वहां आंखें बंद किए खड़े रहने की यातना को और अधिक सहन न कर सकी। उसने नजर उठाकर देखा और बाहें फैलाकर एक चीख मारकर आगे दौड़ी। कुछ ही दूर पर कब्रों के बीच एक पतली सी गली में पुलिस वालों ने उस नौजवान को घेर लिया था, और जो लोग उसे बचाने के लिए बढ़ते थे उन्हें वे मार मार कर पीछे ढकेल रहे थे। नंगी तलवारें बड़ी क्रूरता से चमक रही थीं। कभी लोगों के सिरों पर चमकती और कभी उनके बीच में धंस जाती थीं। बेंत और चहारदीवारी की टूटी हुई लकड़ियां हथियारों की तरह इस्तेमाल की जा रही थीं। लोग शोर मचाते हुए पागलों की तरह इधर उधर नाच रहे थे, और उस नौजवान का पीला चेहरा इस पूरे दृश्य पर छाया हुआ था। भावोत्तेजना के इस तूफान को चिढ़ता हुआ उसका दृढ़ स्वर सुनाई दिया। साथियों, अपनी शक्ति बेकार नष्ट न करो। लोगों ने उसकी बात पर ध्यान दिया और अपनी लकड़ियां छोड़ छोड़कर वहां से भागने लगे। लेकिन माँ किसी अदम्य शक्ति से प्रेरित होकर आगे बढ़ती रही। उसने देखा कि निकोलाई अपनी टोपी गुद्दी की तरफ सरकाए उत्तेजित जनसमूह को पीछे ढकेल रहा है। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? उसने लोगों को डांटते हुए कहा। शांत हो जाओ। माँ को ऐसा लगा कि जैसे उसके हाथ पर खून लगा हुआ था। निकोलाई इवानोविच, यहां से भाग जाओ, माँ ने उसकी तरफ झपटते हुए चिल्ला कर कहा।
कहाँ जा रही हो? मार खा जाओगी। किसी ने माँ के कंधे पर हाथ रखा और उसने मुड़कर देखा तो सोफिया नंगे सिर, बाल बिखराए, एक लड़के का हाथ पकड़े उसके बगल में खड़ी थी। वह लड़का जो अभी बिल्कुल बच्चा ही था, अपने चेहरे पर से खून पोंछ रहा था। मुझे छोड़ दो, कोई बात नहीं, वह कांपते हुए होठों से बुदबुदा रहा था। लो इसे संभालो और हमारे घर पहुंचा दो। लो यह रुमाल, इसके चेहरे पर पट्टी बांध देना, सोफिया ने जल्दी से कहा और लड़के का हाथ माँ के हाथ में थमाकर वहां से चली गई। जल्दी जाओ, नहीं तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, उसने पीछे मुड़कर माँ से चिल्ला कर कहा। लोग कब्रिस्तान में चारों तरफ तितर बितर हो गए थे और पुलिस वाले अपने भारी बूट पटकते हुए कब्रों के बीच इधर उधर भाग रहे थे। उनके लंबे लंबे कोटों के दामन उनके पैरों में बार बार उलझ रहे थे और वे अपनी तलवारें चमकाते हुए गालियां बक रहे थे। लड़का भेड़िए की तरह उन्हें देख रहा था। जल्दी चलो, माँ ने रुमाल से उसका मुंह पोंछ कर कहा। तुम मेरी फिक्र ना करो, ज्यादा चोट नहीं लगी है, उसने खून थूकते हुए कहा। उसने तलवार के मुठ से मुझे मारा था, लेकिन उसे भी मैंने पूरा मजा चखा दिया। मैंने भी उसे इतनी जोर की लकड़ी रसीद की कि वह चीख उठा। तुम लोग जरा ठहर जाओ, उसने अपनी खून में भरी हुई मुट्ठी हिलाते हुए चिल्ला कर कहा। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, आगे देखना। एक बार जहां हम सब मजदूर उठ खड़े हुए तो बिना लड़े ही हम तुम्हारा सफाया कर देंगे। जल्दी चलो, माँ ने कब्रिस्तान की चारदीवारी के छोटे से फाटक की तरफ बढ़ते हुए कहा। वह कल्पना कर रही थी कि चारदीवारी के पार खुले खेत में पुलिस उनकी ताक में बैठी होगी और उनके निकलते ही वे झपट पड़ेंगे और उन दोनों को बहुत मारेंगे। लेकिन फाटक पर पहुंचकर जब उसने चारों ओर खेत में नजर दौड़ाई, जहां शरद ऋतु की गोधूली वेला का झुटपुटा फैला हुआ था, तो उसे निस्तब्धता और निर्जनता के अलावा और कुछ दिखाई न दिया। लाओ, मैं पट्टी बांध दूं, उसने लड़के से कहा। रहने दो, मुझे कोई चोट से शर्म थोड़े ही है, लड़के ने कहा। बराबर की लड़ाई हुई, उसने मुझे मारा, मैंने उसे मारा। माँ ने जल्दी से घाव पर पट्टी बांध दी। लड़के का खून देखकर उसका हृदय संवेदना से भर उठा और जब उसने अनुभव किया कि उसका खून कितना गर्म और गाढ़ा था, तो उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। वह बगैर कुछ बोले उसके साथ लिए जल्दी जल्दी खेत को पार कर गई। कामरेड, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? लड़के ने अपने मुंह पर से पट्टी हटाते हुए बहुत अकड़ कर पूछा। मैं ही अकेला ही चला जाऊंगा। लेकिन माँ ने अनुभव किया कि लड़के के हाथ कांप रहे थे और उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। वह लगातार बातें करता जा रहा था और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना प्रश्न पूछता जा रहा था। उसका स्वर क्षीण होता जा रहा था। आप कौन हैं? मैं तो ठठेरा हूं, मेरा नाम इवान है। योगोर इवानोविच के मंडल में हम 3 थे, कुल मिलाकर तो 11 लोग थे, लेकिन ठठेरे हम 3 ही थे। हमें वो बहुत अच्छा लगता था। मैं भगवान में यकीन नहीं रखता, फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दें। एक सड़क पर पहुंचकर माँ ने किराए की गाड़ी कर ली और इवान को उसमें बिठाकर चुपके से उसके कान में कहा, कुछ बोलना नहीं, और यह कहकर बड़ी सावधानी से उसके मुंह पर पट्टी बांध दी। वो अपना हाथ उठाकर मुंह के पास तक ले गया, पर फिर उसे गोद में ढीला छोड़ दिया। उसमें पट्टी खोलने की शक्ति भी बाकी नहीं थी। पट्टी की तहों के पीछे वह बुदबुदाता रहा। यारों, यह न समझ लेना कि मैं कभी भी इस बात को भूल जाऊंगा। उसके आने से पहले यहाँ तितोविच नाम का एक विद्यार्थी था जो हमें पढ़ाया करता था, राजनीतिक अर्थशास्त्र। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। माँ ने अपनी बाह इवान के गले में डालकर उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। सहसा लड़का निढाल होकर पड़ रहा और बिल्कुल चुप हो गया। माँ ने भय में मुड़ होकर चारों ओर घबरा कर देखा। उसे डर लगा हुआ था कि पुलिस वाले किसी कोने से निकलकर झपटते हुए उसके पास आएंगे और इवान के सिर पर पट्टी बंधी देखकर उसे पकड़कर मार डालेंगे। नशे में है, गाड़ीवान ने अपनी जगह पर बैठे बैठे ही पीछे मुड़कर पूछा और बड़ी सहृदयता से मुस्कुरा दिया। हाँ, बहुत ज़्यादा पी ली है, माँ ने आह भर कर कहा। तुम्हारा बेटा है? हाँ, जूते बनाता है।
मैं रसोईदारिन हूँ। बड़ी मुसीबत की जिंदगी है तुम्हारी। हाँ। चाबुक फटकार कर गाड़ीवान ने फिर पीछे मुड़कर देखा। कुछ सुना तुमने, अभी कब्रिस्तान में जो लड़ाई हुई है? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने सुना है कि लोग किसी राजनीतिक आदमी को दफन करने आए थे। उन्हीं में से था कोई जो बड़े बड़े लोगों के खिलाफ है। कोई झगड़ा है उनका उन लोगों के साथ। ऐसा लगता है कि लोग उसे दफन करने आए थे। वे सब एक ही किस्म के लोग थे, एक तरह से साथी थे एक दूसरे के। वे नारे लगाने लगे, सरकार मुर्दाबाद, जनता को लूटने वालों का नाश हो। पुलिस ने आकर उन लोगों को पीटना शुरू कर दिया। सुना है कि कुछ लोग तो तलवार से मारे भी गए। लेकिन पुलिस की बड़ी पिटाई हुई। वह एक क्षण के लिए चुप रहा। मुर्दों को भी इसी तरह सताते हैं, उसने भयातुर स्वर में कहा और बड़े विस्मय से अपना सिर हिलाने लगा। मुर्दों को भी चैन नहीं लेने देते। सड़क के पत्थरों पर गाड़ी की खड़खड़ से इवान का सिर धीरे धीरे मां के सीने से टकराया। गाड़ीवान पीछे को कुछ मुड़ा हुआ अपनी जगह पर बैठा बुदबुदाता रहा। लोगों में बेचैनी पैदा हो गई है, गड़बड़ी फैलती जा रही है। कल रात हमारे एक पड़ोसी के यहाँ राजनीतिक पुलिस वाले आए थे। सुबह तक वे एक एक चीज को उलट पुलट कर तलाशी लेते रहे और चलते वक्त एक लोहार को अपने साथ लेते गए। लोग कहते हैं कि आधी रात को उसे ले जाकर नदी में डुबो देंगे। वह लोहार बहुत भला आदमी था। क्या नाम था उसका? माँ ने पूछा। उस लोहार का? सावेल एनोचको। अभी उम्र ज़्यादा नहीं थी उसकी, लेकिन जानता वह बहुत था। मालूम होता है कि कुछ जानना भी जुर्म है। वह हम लोगों के पास आकर कहा करता था, तुम कोचवानों की भी कैसी जिंदगी है। हम कहते हैं कुत्तों से भी बदतर। बस यहीं रोक दो, माँ ने कहा। गाड़ी का झटका लगने से इवान की आँख खुल गई और वह धीरे से कराहा। बिल्कुल धुत है, गाड़ीवान ने कहा। वोदका से यही हाल होता है। बड़ी कठिनाई से इवान लड़खड़ाता हुआ अहाते में पहुंचा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं अकेला चला जाऊंगा। वह प्रतिरोध करता रहा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास माँ के भाग 41वें का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास माँ के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।